अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। देखें दोस्तों, ये जो कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये एक कानून था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। और जिसका मकसद सिंपल ये था, जो इंडियंस हैं, जो हिंदुस्तान में बसते हैं इंडियंस, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है हुकूमत के मामलात के अंदर वो बढ़ा दी जाए, यानी हुकूमत के अंदर उनको थोड़ा सा हिस्सा दिया जाए। अब ये जो कानून है ये जनाब दो लोगों की रिकमेंडेशन की वजह से बना। एक वो शख्स था जो उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिसका नाम था एडविन मोंटेगो। एंड दूसरा बंदा था जो उस टाइम का वाइसराय था, 1916 से लेकर 1921 तक रहे, जिनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन दोनों बंदों ने ये जनाब कानून बनाया, ये रिफॉर्म्स बनाई। और उनका सिंपल ये मकसद था कि यार ये जो इंडियन लोग हैं ना, इनको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, सरकार के अंदर थोड़ा सा हिस्सा दिया जाए। और साथ में ब्रिटिश कंट्रोल भी रहे, यानी कि मुकम्मल इख्तियार नहीं देना, यानी कि मुकम्मल जो है ना सरकार उनके हाथ में नहीं देनी भाई, थोड़ा सा कुछ मामला तो उनके कंट्रोल में देने, बाकी सारी चीज़ अपने पास रखनी है। लेकिन फिर भी ये जो डेवलपमेंट हुई या ये जो रिफॉर्म्स हुई, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस ज़माने में। क्योंकि आगे चल के जो इंडियंस थे, जिसमें मुसलमान और हिंदूज़ भी थे, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि भाई इंडिया के ऊपर हमें हुकूमत करने दो, ये हमारा मुल्क है, आप लोग वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। यानी जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड थी कि खुद से हुकूमत करें अपने मुल्क के ऊपर, वो जो है ना उसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई। और वो चीज़ आगे फिर हमें नज़र भी आती है कि 1947 में फिर पाकिस्तान जो है ना एक अलग देश बन गया और भारत एक अलग मुल्क बन गया। तो सिंपल ये है कि ये जो कानून है इसका जो बुनियादी मकसद यही था कि यार जो इंडियंस हैं इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो गवर्नेंस के अंदर, वो सरकार के अंदर बढ़ा दी जाए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए यार, जब वर्ल्ड वार वन शुरू हुई थी ना 1913 के अंदर, तो तब बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और बदले में जो इंडियंस थे वो पता है क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि यार बदले में ना हमें बड़ा कुछ दिया जाएगा, हमें सियासी तौर पे थोड़ी आज़ादी दी जाएगी, हमें गवर्नेंस के अंदर आज़ादी दी जाएगी, हमें हुकूमत में शामिल किया जाएगा। लेकिन अ, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और साथ में नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्लस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये दोनों जो सियासी जमातें थी भाईजान, ये तो अपनी डिमांड पेश कर रही थी कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत के अंदर जो है ना वो हिस्सा दिया जाए। और वो कह रहे थे कि जो सेल्फ रूल है वो हमें दिया जाए। यानी सो ये दोनों सियासी जमातें भी अपना अपना जो है ना वो डिमांड्स रख रही थी सामने। तो नेशनलिज्म बढ़ रहा था। और साथ में फिर क्या होता है कि 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उसमें मज़ीद जनाब अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाईजान कुछ रिफॉर्म्स ले आओ, ऐसे कवानीन बनाओ जिसमें हमारा हिस्सा ज़्यादा हो, यानी हम खुद सरकार चलाएँ। ठीक है जी। एंड देन उसके बाद 1917 के अंदर वो जो मोंटेगो साहब थे ना, उन्होंने एक पॉलिसी डिक्लेयर की। उन्होंने कहा जी, ब्रिटिश चाहती है कि जो है ना वक्त के साथ जो है ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है ना वो इंडिया में बनाई है, ठीक है। और यानी कि जो मकामी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत हिस्सा दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ भी तैयार था जहनी तौर पे, यार कुछ चीज़ें तब्दील करते हैं, ये जो इंडियंस हैं ना ये बड़े तंग कर रहे हैं। कभी कांग्रेस तंग कर रही है, कभी मुस्लिम लीग तंग कर रही है, ऊपर से ये आपस में मिल के लखनऊ पैक्ट करते फिर रहे हैं। यानी इन सारी बातों की वजह से और वर्ल्ड वार वन की वजह से भी, जिसमें इंडियंस ने बड़ा साथ दिया गोरों का एज ए सोल्जर, तो उन्होंने कहा यार चलो यार इनको कुछ दे दिया जाए तो बेहतर है, चाहे इनको ज़रा थोड़ा बहुत खुश कर दे। तो जनाब इन फैक्टर्स के नतीजे में आखिरकार 1919 के अंदर ये कानून बना, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम दिया गया और जिसको बाद में मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब जनाब इस कानून का या इस जो ये रिफॉर्म्स थी इसके बुनियादी फीचर्स क्या थे? सबसे पहली चीज़ थी डायरकी एट द प्रोविंशनल लेवल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सूबे हैं ना, अब सूबे के अंदर 2 किस्म की आप समझें कि जो है ना इख्तियारात को डिवाइड किया गया। देखिए सूबे के अंदर जो गवर्नमेंट होता है, वो तो सारी पावर्स गवर्नमेंट के पास होती है ना, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशनल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इस पावर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक थे वो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट के का मतलब ये है कि भाई ये जो बड़े-बड़े अहम मामलात हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू ये वगैरह, ये किसके कंट्रोल में होगा? गवर्नर साहब के कंट्रोल में, जो उस सूबे का गवर्नर होगा और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी उसकी जो कैबिनेट होगी,
ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस जमाने की कैबिनेट को कहा जाता था। तो गवर्नर साहब कंट्रोल करेंगे, और गवर्नर किसका था? अंग्रेजों का था। किसमें? सूबे के अंदर। अच्छा, दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी कि जो छोटे छोटे मामला थे ना, बड़े लाइट किस्म के, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जनाब इन्होंने कहा कि ये जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं ना, जो असेंबली से बन के आते हैं, जो सूबाई असेंबली से बन के आएंगे, ये वो संभालेंगे। यानी अब ये हुआ कि सूबे के लेवल तक दो किस्म की हमें गवर्नमेंट नजर आती है। एक कुछ मामला गवर्नर साहब के कंट्रोल में होंगे, जो गोरा था, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और कुछ जो मामला थे बिल्कुल नॉर्मल से और हल्के फुल्के मामला, वो इंडियन मिनिस्टर्स यानी इंडियंस के पास हुआ करेंगे, जो असेंबली से इलेक्ट होके आएंगे। कौन सी असेंबली? जो सूबाई असेंबली होगी उस सूबे की। ठीक है, तो पहला तो ये फीचर था। उसके बाद जनाब बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। देखो यार, उस जमाने में ना सेंटर के अंदर एक पार्लियामेंट हुआ करती थी, जिसको बोलते थे इंपीरियल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। अब उसको पहले वो यूनिकैमरल थी, अब इसको ये बाइकैमरल कर दिया। यानी उसके उसके दो हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को नाम दिया काउंसिल ऑफ स्टेट। यार ये ऐसे ही है जैसे आज के दौर में हम अपर हाउस पाकिस्तान में सेनेट को बोलते हैं। एंड लोअर हाउस को उन्होंने नाम दे दिया लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आजकल पाकिस्तान में कौमी नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। अब काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या था? जो सूबे थे उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। जो मेंबर्स थे वो पार्शली इलेक्टेड होते थे, पार्शली नॉमिनेट होते थे। ठीक है जी। अब टोटल मेंबर्स उस टाइम उन्होंने रखे 60, जिसमें से 34 वो इलेक्ट होंगे यानी इलेक्शन के जरिए आएंगे। 26 जो है ना वो गवर्नर साहब या गवर्नर जनरल जो होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, और ये 5 साल के लिए होंगे। यानी अपर हाउस के जो मेंबर्स होंगे वो 5 साल के लिए यानी कि अपर हाउस का हिस्सा बनेंगे। एंड देन उसके बाद लोअर हाउस लेजिस्लेटिव। अब इसमें क्या था कि इसमें अवाम जो है ना डायरेक्टली लोगों को वोट देगी, और ज़्यादातर वो जो मेंबर्स होंगे वो भी इलेक्टेड होंगे, और जो सीट्स होंगी ना वो सूबे की आबादी के हिसाब से डिवाइड की जाएंगी। यानी जितना बड़ा सूबा उतनी ज़्यादा उसकी सीटें होंगी। ठीक है। अच्छा जी, और इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर दी गई लोअर हाउस को, कानून के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बजट के मामला के अंदर। इसके टोटल मेंबर्स से 145, जिसमें से 104 इलेक्टेड होंगे, बाकी 41 नॉमिनेटेड थे, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का इनका टेन्योर था। तो ये दूसरी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तीसरी चीज एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट। यार देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था ना, आपको पता है ये मिंटो मॉले रिफॉर्म्स में मुसलमानों को दिया गया कि अब मुसलमान मुसलमान को ही वोट देगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये वाली जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो सिस्टम है ना, ये इन्होंने अब सिखों को भी दे दिया, जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनको भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को भी दे दिया। अब यानी इस सिस्टम के तहत हर कम्युनिटी अपने ही बंदे को वोट दे सकती है और वो इलेक्ट होके आ जाएगा। अब ये आगे चल के ये पॉलिसी फिर आपको पता है कि यानी कि पार्टीशन में कन्वर्ट हो गई। इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाते मुसलमानों ने अपना नया मुल्क बना लिया। अच्छा जी, उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स। अच्छा जी, पहली मर्तबा कुछ पावर्स को डिवीड किया गया, यानी कि कुछ मामला थे जो सूबे देखेंगे, कुछ मामला थे जो सेंटर देखेगा। ठीक है ना। ये बड़ी काम की चीज़ थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, वैसे तो वो सारा कंट्रोल उसके पास होता है। देखो, जो जहाँ पे फेडरेशन होती है ना दोस्तों, वहाँ पे दो किस्म की सरकार होती है। एक होती है सेंटर में, और एक होती है सूबे के अंदर। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ही तगड़ी थी, स्ट्रांग थी, सारे मामला तो वही संभालती थी। इस दफ़ा इन्होंने थोड़ी कुछ पावर सूबों को भी दे दी। यानी कहने का मतलब है कि भाईजान कुछ मामला थे वो सूबे देखेंगे, और कुछ मामला यानी कि प्रोमोशनल यानी कि सेंटर देखेगा। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोमोशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई जो सूबाई असेंबलीज थी, जो सूबे की पार्लियामेंट थी, उनके मेंबर्स जो मेंबर्स थे उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए। मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, लैंडलॉर्ड्स, बिजनेस, इनके नंबर्स बढ़ा दिए। अब 70% जो मेंबर्स होंगे वो सूबाई असेंबली में इलेक्ट होके आएंगे। ठीक है। लेकिन अब उनको जो इलेक्ट करेगा भाई, उनके लिए इन्होंने सख्त शराइत रखी थी कि भाई कोई आम बंदा वोट नहीं देगा, कोई जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो इनकम होगी, जिसके पास टैक्स पेमेंट होगी, और कोई आम बंदा भी इलेक्ट नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब जो इलेक्शन भी होगा वो बड़ा जो है ना सख्त उसके रिक्वायरमेंट थी। अब इसका एग्जांपल ये है कि जो बंगाल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको 125 मेंबर्स थे, और जिसमें से 117 इलेक्ट होते थे। ठीक है। सो कहने का मतलब है जो सूबाई असेंबलीज है उसमें जो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन है उनको उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद है पावर्स ऑफ द वाइसराय। जो वाइसराय साहब थे, ओवरऑल जो गवर्नर जनरल भी कहते थे उसको, भाई अब उसके इख्तियारात मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए। वो किसी भी असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते थे,
उसको समन भी कर सकते थे, इजलास भी बुला सकते थे, उसका इजलास ख़त्म भी कर सकते थे, किसी भी कानून को वो रिजेक्ट भी कर सकते थे और वो टेम्परेरी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते थे। यानी वो कानून जो असेंबली के बगैर हो, यानी असेंबली के अप्रूवल के बगैर जो कानून बनता है, डायरेक्ट जो वायसराय जारी करेगा उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसके अलावा जनाब ख़वातीन को पहली मरतबा वोट का राइट दिया गया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सख्त शराइत थी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि चलो यार औरतों को भी एक ना अब जो है ना वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकेंगी। इसके अलावा जनाब लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कि जो वोट देने का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो राइट जो था वो भी दिया गया, लेकिन सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल जो थोड़ी से आबादी में जो कम ही लोगों को दिया गया। यानी मिसाल है भाई, जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है वही वोट दे सकेगा, जिसके पास एक लिमिटेड किस्म की एजुकेशन होगी या मैट्रिक वगैरह होगा वही देखेगा, जिसकी इनकम बहुत अच्छी होगी। यानी सिर्फ भाई पढ़ा लिखा तबका या अमीर तबका ही वोट देगा, लेकिन आम बंदा वोट नहीं दे पाएगा। इसका मतलब बहुत सारे जो इंडियंस थे वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखो आज के दौर में तो ऐसी की चीज़ नहीं है, आज के दौर में बस आप 18 साल से ऊपर हैं, लें जी वोट दे दें। अब आप जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, डिग्री है नहीं है, गरीब है, मिस्कीन है, अमीर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ज़माने में गोरों ने बड़ी चालाकी से सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों तक और जो पावरफुल लोग थे या जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को ये वोट देने का हक दिया था। अच्छा जी, नंबर ना 9 पे ये है कि यार पहली मर्तबा सूबों को थोड़ी बहुत ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, लेकिन फिर भी अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास था? गवर्नर के पास था। गवर्नर उन मामलात को ओवरराइड कर सकते थे। गवर्नर किसी सूबे असेंबली के बनाए हुए कानून को रिजेक्ट भी कर सकते थे। कहने का मतलब उधर सेंटर में वायसराय साहब यही मस्ती इंजॉय कर रहे थे, सूबे में गवर्नर साहब यही कर रहे थे। ठीक है, थोड़ी बहुत उन्होंने शेयर्स बढ़ा दिए, थोड़ा बहुत हिस्सा भी दे दिया हुकूमत के अंदर, लेकिन अल्टीमेट पावर अपने पास ही रखी किसने? गोरों ने। और इसके अलावा जनाब वो जो इंडियंस कह रहे थे ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले के, भाईजान हमें फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कंप्लीट हम ही कंट्रोल दे दें, हम ही इसको चलाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने ये बात नहीं मानी और बहुत सारे जो मामला थे ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में रखा, जैसे डिफेंस है, फॉरेन रिलेशन है, ये जो मामला थे उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, वो उनको नीचे इंडियंस को नहीं मुंतकिल किया। सो दोस्तों ये थी इसकी मेन प्रोविजंस या मेन फीचर्स जो मोंटेगो चेम्स फॉर्म की। ठीक है जी, अब इसके जो मेरिट देखते हैं भाई, पहली चीज़ अच्छी है कि डायरकी का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर ये अच्छा था सूबों के अंदर, कि एक कुछ मामला गवर्नर के पास थे, कुछ मामला जो है ना इंडियन मिनिस्टर, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जो आइडिया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वो थोड़ा बहुत नज़र आया, लेकिन अल्टीमेट उस तरह तो नज़र नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने इसकी बात की। दूसरा ये है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर दिया, एक फेडरल में एक हुकूमत होगी, सेंटर का कंट्रोल होगा, साथ में सूबों के अंदर भी गवर्नमेंट होगी, कुछ मामला सेंटर देखेगा, कुछ मामला सूबे देखेंगे, ये एक अच्छी चीज़ थी। इलेक्शन पहली मरतबा इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ये बहुत अच्छी थी, ताकि लोगों में अब पता चले इंडियंस को कि भाई इलेक्शन भी कोई चीज़ होती है। इसके अलावा यार गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के नंबर बढ़ा दिए और थोड़ा बहुत इंडियंस को कंट्रोल दिया, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लेबर। ठीक है, हालांकि वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी यार इंडियंस की थोड़ी ट्रेनिंग होगी, उनको भी पता चला गया भाई अब आपने सरकार किस तरह चलानी होती है। और दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ कि ख़वातीन को वोट देने का राइट दिया गया, लेकिन वो भी लिमिटेड था और उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो यार, कुछ तो ख़वातीन को उन्होंने स्टार्ट तो किया ना भाई। अच्छा जी, अब इसकी लिमिटेशन या इसके ऊपर जो तनकीद होती है कि एक ये कि भाई पावर फिर भी किसके पास कंट्रोल रही ज़्यादातर? ब्रिटिश के हाथ में। जो लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कि वोट देने का आपने राइट तो दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यानी कि आम बंदा वोट नहीं दे सकता था, वही दे सकता जो अमीर है, जिसके पास इनकम है, जिसके पास तालीम है। गवर्नर जनरल और गवर्नर जो सूबों के अंदर थे उनके पास ओवर राइडिंग पावर्स थी, ये फिर वही खतरनाक चीज़ थी। इसका मतलब एक असेंबलियाँ फिर भी उनके सामने कमज़ोर थी, वो जो भी कानून बनाई गवर्नर साहब उसको ओवर राइड कर देते थे। दूसरा ये कि जो रिप्रेजेंटेशन थी ना, वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के हिसाब से थी, आबादी के हिसाब से नहीं थी। यानी जितनी आबादी थी ना इंडियंस की, उतनी तो थी नहीं भाई रिप्रेजेंटेशन। दूसरा ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको इन्होंने ज़्यादा इनकरेज किया, यानी कि सिखों के लिए भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए भी, दूसरों के लिए भी, ये ज़रा चीज़ अच्छी नहीं हुई कुछ लोगों के मुकाबले में। इवन के कांग्रेस भी यही दावा करती है कि ये अच्छी चीज़ नहीं, इससे यह हुआ कि हमारे जो इंडियंस थे वो मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड हो गए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे कवानीन बनाए गए थे, जैसे रोल आउट एक्ट बनाया गया था, जो है ना लोगों की प्रेस और मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया को ऊपर जो कंट्रोल किया गया, इस तरह के जो कवानीन बनाए गए। हालांकि इंडियंस मेंबर्स ने असेंबलीज में बैठ के इसकी मुखालफत की, लेकिन फिर भी वो बनाए गए और उससे क्या हुआ कि जो भी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था, बात करता था, ये उसको उठा लेते थे और छितर मारते थे। तो ये गलत बात हुई। ठीक है, तो ये
कुछ इसकी लिमिटेशन है या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब कांग्रेस ने क्या रिएक्ट किया भाई, कांग्रेस ने तो इस कानून को मुस्तरदी किया। उन्होंने कहा ये जो डायरकी सिस्टम में ये कन्फ्यूजन है, कौन सा काम गवर्नर करेगा, कौन सा इंडियन मिनिस्टर करेगा। फिर उन्होंने कहा इस कानून के तहत जो आगे नई कवानीन बनाए गए, रॉवलट एक्ट वगैरह और जलियांवाला बाग का जो वाकया हुआ, उसके बाद तो और कांग्रेस वाले नाराज हो गए। फिर महात्मा गांधी साहब ने तो भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है ना, और इवन के 1921 के जो इलेक्शन थे उसका भी बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि भाईजान हमें सेल्फ रूल दिया जाए, हमें ये लिमिटेड रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें ये चिल्लड़ नहीं चाहिए, मुकम्मल हमें कंट्रोल दो भाईजान। ये कांग्रेस की डिमांड थी। लेकिन अब मुस्लिम लीग वालों ने क्या रिएक्ट किया यार, मुस्लिम लीग वालों ने ज़्यादा तो रिफॉर्म्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मिला जो उन्होंने 1909 के अंदर भी इनको मिला था मिंटो मोले रिफॉर्म्स के अंदर, ठीक है ना, तो वो दोबारा भी इनको मिलता रहा। तो ये एक मुसलमान इसमें खुश थे, चलो यार हमें हमारी जो अल्टीमेट डिमांड थी वो तो हमें मिल रही है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत उसको क्रिटिसाइज भी किया। 1919 को लेकर 1921 के बीच में बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि ये बड़ी रिफॉर्म्स मायूसकुन है, मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल इख्तियार अभी भी जो है ना ब्रिटिश के पास है, से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है सेंटर पे, डायरकी जो है ना वो प्रैक्टिस में फेल है, उनके इंडियन मिनिस्टर के पास बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट दिए हैं, ये सूखे से डिपार्टमेंट, हल्के से सॉफ्ट किस्म के डिपार्टमेंट्स दिए हैं, अच्छे जो असली काम की जो चीज़ है वो गौरव ने अपने कंट्रोल में रखी है, ठीक है ना। लेकिन 1920 के बाद फिर बहुत सारे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे ना, इवन के मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कहने के ऊपर या उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई अब हमें फुल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए बॉस, अब हमें ये चिल्लड़ चिल्लड़ नहीं चाहिए, मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, मुकम्मल कंट्रोल दिया जाए। यानी कि इसका मतलब है कि गोरे आप लोग वापस चले जाओ, अब हम खुद ही अपना ये देश मुल्क चलाएंगे। सो दोस्तों ये था एक हमारा एक अहम टॉपिक, ठीक है, और इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर देखें आपने मिंटो मोले रिफॉर्म्स तैयार किया है ना, तो उसके बाद ये आपको तैयार करने में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो फिर ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, प्रोविजंस हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और इसका नाम था मोंटेगो चेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है।